Okay. Hi everyone. Hello. Is my voice audible and video clear to everyone? Okay. Fine. Hi. Good evening, Vidhi. Hello, Imani. Okay. Hi, Tanish. Okay. So, hello everyone. हमने लास्ट क्लासेस में जो किया था हम आज उसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 15-20-25 मिनट्स हम लास्ट क्लासेस के टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं एंड देन उसके बाद आज का छोटा सा टॉपिक और लेते हैं। ठीक है, 11th में हम बहुत स्लो स्पीड से चलेंगे। रीजन बीइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑनलाइन क्लास है जिसमें हम लोग दोनों ही न्यू हैं, आप भी न्यू हो हम भी न्यू हैं। प्लस सेकेंडली आपका जो है जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए न्यू है। तो अंदाज हम चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे, हम चीज़ों को बार बार थोड़ा सा रिकैप करके करेंगे जिससे कि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना? ओके। तो आज जो है आज हम सारा का सारा रिकैप करके एक बार स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हमने सबसे पहले वाली क्लास में पढ़ा था दैट व्हाट इज योर अकाउंट्स। आप फॉर बेस्ट रिजल्ट्स प्लीज आप अपने कमेंट्स फास्ट टू फास्ट देना। जितने ज़्यादा अच्छे कमेंट्स दोगे, जितने फास्ट कमेंट्स दोगे, उतना इंटरेक्शन हम लोगों का ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो अकाउंट्स का मतलब क्या था गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? ये हम अभी लास्ट जो हमने क्लासेस में पढ़ा था हम सिर्फ उसका रिकैप जो है कर रहे हैं 15-20 मिनट 25 मिनट। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। ओके हिमानी, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा बहुत टेक्निकल टर्म हो गया। अभी हम एक महीना टेक्निकल टर्म्स नहीं पढ़ रहे, अभी हम बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कर रहे हैं। यस, एवरीबडी इज राइट दैट अकाउंट्स मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कि हमारा जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना इज अकाउंट्स। ठीक है तनिष, यस इट्स आल्सो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वो भी टेक्निकल लैंग्वेज हो गया। अभी के लिए हम बिल्कुल जो रिक्शे वाले को भी समझ में आ जाए इतनी इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, धीरे धीरे टेक्निकल लैंग्वेजेस में हम बाद में चलते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए अकाउंट्स का बेसिक मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग के अलावा अकाउंट्स का और कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने 3-4 क्लासेस पहले, दैट हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन होते हैं जो अकाउंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो हु कैन बी कॉल्ड एज द यूजर्स? यस, गवर्नमेंट आर द यूजर्स, गवर्नमेंट यूजर होती है। ओनर इज द यूजर, ओनर भी यूजर होता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज द यूजर, मैनेजमेंट भी आपकी यूजर होती है। एम्प्लॉय कैन बी यूजर, यस एम्प्लॉय कैन बी यूजर। और शेयर होल्डर ओनर एक ही मतलब हो गया। रिसर्चर्स, रिसर्चर्स कैन बी यूजर्स एंड पब्लिक कैन बी यूजर। कस्टमर कैन बी यूजर। ठीक है, कस्टमर के बाद में और कौन हो गया आपका? और कोई बचा? इसमें हमारा अभी बच गया बैंकर्स, बैंक कैन बी यूजर। क्रेडिटर्स कैन बी यूजर, लेंडर्स कैन बी यूजर। ठीक है, तो these are some of the user partner and owner is same thing, partner can be user। तो ये सारे के सारे लोग हुए जो कि हमारे
अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि जो अकाउंट्स होता है वो हम छुपा के नहीं रखते हैं, हम सबके सामने खुले हम बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम छोटा बिजनेस जो होता है ना वो तो छुपा के रखता है, बट जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ना वो खुले हम सबके सामने कहते हैं जी। या हिमानी नोटबुक ना थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम है, ये 2 मिनट में क्लियर अप हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मिनट में ये ऑटोमेटिकली फोकस ले लेगा। सो आपका आपका जो हमारे यूजर्स है वो हम बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अपने अकाउंट्स को ना छुपा के नहीं रखती, क्लियरली बताती हैं, न्यूज़पेपर्स में छपवाती हैं, वेबसाइट्स में छपवाती हैं। तो दैट्स वाई उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो बिल्कुल ही सारे के सारे लोगों को क्लियर मैसेज दे रहे होते हैं। तो दैट्स वाई जो अकाउंट्स होते हैं उनको यूजर्स बहुत सारे होते हैं, छोटी फॉर्म के यूजर्स बहुत कम होते हैं, तो कहते हैं हम हैंड से डिलीवर कर देंगे। जो बड़ी फर्म्स होती हैं उनके यूजर्स बहुत सारे होते हैं, तो इन दैट केस वो जो बहुत सारे यूजर्स होते हैं उसके अंदर वो कहते हैं जी हम तो जो है आपके पब्लिश कर देते हैं वेबसाइट पे, वहां जाके देखो, हमने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया, वहां जाके देखो, एक एक बंदे को हम केटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ब्रीफ ब्रीफ वन वन वर्ड में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गवर्नमेंट क्यों यूज करती है? टैक्स के पर्पज से। ओनर कौन क्यों यूज करता है? प्रॉफिट्स के पर्पज से। मैनेजमेंट क्यों यूज करती है? उनको फ्यूचर पॉलिसीज बनानी है उसके लिए। एम्प्लॉयज क्यों यूज करते हैं अकाउंट्स को? एम्प्लॉयज ना बहुत डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं होते, बट स्ट्रॉन्ग कंपनी तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स, तो हमको निकालेगी नहीं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, इस वजह से। रिसर्चर्स क्यों यूज करते हैं? कि उनको ये देखना होता है कि हमारे जो हमने जो इस कंपनी ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है तो पॉलिसी क्या सोच के बनाई है, तो वो रिसर्च करते रहते हैं न्यू न्यू स्ट्रैटेजीज के लिए। ठीक है गाइज, हम सब पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बहुत ब्रीफ ब्रीफ बता रहा हूँ। पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड होती है? कि पब्लिक इंटरेस्टेड होती है कि इस वजह से कि देखने के लिए कि भाई ये कंपनी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कल को मुझे उसका सामान खरीदना पड़ा तो मैं खरीद पाऊंगा नहीं खरीद पाऊंगा। कस्टमर तो जो एक्चुअली में अभी मेरा सामान खरीद रहा है वही, मतलब फ्यूचर ऑफ पब्लिक। ठीक है, यस, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कैन बी देयर। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हो गए वो इसलिए कि भाई हमारी कंपनी में अगर उनको फ्यूचर में पैसा लगाना है तो वो सोचते हैं कि भाई फ्यूचर में पैसा लगाने के लिए कंपनी की क्रेडिबिलिटी तो बताओ। बैंक पैसा तो नहीं डूब रहा, लोन दे सकते हैं नहीं दे सकते। क्रेडिटर, क्रेडिटर उस बंदे को बोलते हैं जो बंदा से हमने पैसा उधार पे ले रखा है, तो वो एक तरीके का लेंडर ही हो गया। तो क्रेडिटर और लेंडर इज वन एंड सेम थिंग। तो हमने कह दिया जी जो हमारा पैसा जिसने उधार में दिया हुआ है वो कहता है जी पैसा तो नहीं डूब रहा है, इस वजह से वो जो है हमारे में इंटरेस्टेड रहता है। पार्टनर्स, पार्टनर्स हमारे इंटरेस्टेड रहते हैं प्रॉफिट की वजह से। ठीक है, तो हमने सब बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन किया लास्ट वीडियोस में। अगर किसी का रह गया है तो आप हमारी लास्ट वीडियोस को एक बार देख सकते हो, उसमें बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन है। ठीक है, यूजर्स के बाद हमारे जो आते हैं वो यूजर्स के बाद हमारे आते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने सबसे पहले गाइस किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को अगर हम लेते हैं तो इसमें सबसे पहले हमने करा था कि बिजनेस इज अ एंटिटी, एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका ओनर से कोई भी लेना देना नहीं है। बिजनेस इज वन अनदर थिंग, ओनर इज अनदर थिंग। रिलायंस अलग चीज है और मुकेश अंबानी अलग चीज है। मुकेश अंबानी और रिलायंस एक चीज नहीं है। So that means कि business has a separate legal entity apart from its owner। ठीक है, छोटी फॉर्म हो या बड़ी फॉर्म हो दोनों पे सेम तरीके से ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था कैपिटल। कैपिटल क्या था? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। जो बिजनेस के अंदर, क्योंकि देखो ओनर अलग चीज है, दिस इज द ओनर एंड दिस इज द बिजनेस। तो इसने जो पैसा बिजनेस को दिया हुआ है वो वाला पैसा हम बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस के लिए वो उधार है। बिजनेस कहता है आप ओनर हो, आप जो है उधार दोगे तो आपको उसके बदले में प्रॉफिट मिलेगा। तो एनी मनी गिवन बाय owner to the business, not only money, anything given to the business by the owner in monetary terms is known as your capital।
नेक्स्ट हमारा था ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब कि कोई भी चीज बिजनेस से अगर ओनर वापस लेता है, चाहे पैसा ले या मॉनेटरी फॉर्म में कुछ भी लेता है, एनीथिंग विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज नोन एज ड्राइंग्स। तो मैं आपको ड्राइंग्स को बोल सकता हूं माइनस कैपिटल, नेगेटिव कैपिटल। ठीक है, तो ड्राइंग कैन बी कॉल्ड एज नेगेटिव कैपिटल। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट हमारा आता है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। ओके, अब यहाँ पे ना देखो, एसेट्स और एक्सपेंसेस का हमारा एक बहुत बड़ा वो था, हमने पूरी क्लास एसेट्स और एक्सपेंसेस को दी थी। बट यहाँ पे अगर हम एसेट्स और एक्सपेंसेस को बोलते हैं तो हम बहुत ब्रीफली बोल सकते हैं, कोई भी चीज जो हम या तो ये चीज जो है वो नॉन डेप्रिशिएबल हो। नॉन डेप्रिशिएबल मतलब जिसकी वैल्यू कम नहीं होती। ठीक है, जो सेम वैल्यू की ही रहती है, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे मनी हो गया, जैसे आपका स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक में रखा हुआ पैसा हो गया, इनकी लैंड हो गई, इनकी वैल्यूज जो होती है वो कम नहीं होती, तो इनको बोलते हैं नॉन डेप्रिशिएबल आइटम। ये सब एसेट्स होते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग रन हो। या आपका लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू डेप्रिशिएबल आइटम, इनको भी हम एसेट्स बोलते हैं। लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, हाई वैल्यू होनी चाहिए एंड डेप्रिशिएबल होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म एक साल से छोटे, या लेस वैल्यू, वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, लॉन्ग टर्म है बट वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, एंड डेप्रिशिएबल आइटम्स जो होते हैं इनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा हम इसको डिफाइन करते हैं कि या डेप्रिशिएबल, तो देखो नॉन डेप्रिशिएबल है तो सीधा एसेट। जैसे मैंने फ्लाइट में गया, इसको डेप्रिशिएबल बोल लो या कंज्यूमेबल बोल लो, यहाँ पे भी इसको डेप्रिशिएबल बोल लो या कंज्यूमेबल बोल लो, दोनों का मतलब सेम है आपका। मैं रेस्टोरेंट में गया, खाना खाया, कंज्यूम कर लिया, खत्म, शॉर्ट एक्सपेंस। ठीक है, मैं गया, मैंने मूवी देखी 3 घंटे में, कंज्यूम कर ली, डेप्रिशिएट हो गई, खत्म। घूमने गया 15 दिन में, ट्रिप खत्म हुआ, डेप्रिशिएट हुआ, खत्म। ठीक है, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाई, 10 साल के लिए बनाई, वो 10 साल तक उसकी वैल्यू चलती रही, डेप्रिशिएबल है बट लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू एसेट। ठीक है, किसी को अगर एसेट और एक्सपेंसेस में डाउट है तो हमारी एसेट और एक्सपेंसेस वाली अगर आप वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम बहुत उसको कंसाइज में भी समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर डेटर। डेटर का मतलब था कि आपका कोई पर्सन जिससे हमें पैसा लेगा, ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने जिसको उधार पे गुड्स बेचे हुए हैं उन लोगों को हम डेटर बोलते हैं। ठीक है, इसी का ऑपोजिट होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर हम बोलते हैं जिनसे हम परचेज करते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जितने टाइम के लिए जितना पैसा मैंने उनसे उधार पे ले रखा है, सिर्फ उसको हम जो है क्रेडिटर बोलेंगे। अगर पैसा वापस दे दिया हमने उसका, तो हम उसको क्रेडिटर खत्म हो जाएगा। तो क्रेडिटर इंक्रीज होता है जब हम गुड्स लेते हैं, क्रेडिटर डिक्रीज हो जाता है जब हम गुड्स वापस देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो डेटर हुआ, डेटर इज एसेट। क्यों? क्योंकि अगर हम पैसा नहीं लेंगे उनसे तो वो डिप्रिशिएट भी नहीं हो रहा, और मेरा नॉन डिप्रिशिएबल आइटम है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने वो पड़ा हुआ है मेरे पास। तो एसेट इज अ वाइडर टर्म, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को मिला के हमारे एसेट बनते हैं। तो डेटर भी जो है वो एक तरीके का एसेट है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर
लायबिलिटी। जैसे एसेट एक बहुत बड़ा आपके सामने टर्म है, लायबिलिटी भी आपके सामने एक बहुत बड़ा वाइडर टर्म है, किसी छोटी चीज को नहीं बोलते, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ उधार। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोल देंगे आपका ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे। ओनर से, बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया उधार, तो बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि उसको वापस दे। तो कैपिटल जो है, जो बिजनेस ने लिया था, इट्स अ टाइप ऑफ अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इज अ हेडिंग, कैपिटल इज अ आइटम अंडर दैट। क्रेडिटर्स की जो गुड्स आपने उधार पे लिए, तो इट्स अ हेडिंग अंडर liability. So liability is a obligation to pay, and obligation to pay on account of goods purchase. Liability is a wider term. लोन, आपने लोन लिया हुआ है, लोन उसके अंदर का एक सब हेडिंग है। liability is a major heading जिसके अंदर बहुत सारी obligations to pay आपकी होती, तो छोटी छोटी obligations to pay होती हैं, उनको हम liabilities नाम दे सकते हैं। तो liability कोई छोटी चीज का नाम नहीं है, any type of obligation to pay is termed as combinedly known as liabilities of a business, obligations of a business to pay। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने एक टर्म करा था आपका, नेक्स्ट टर्म हमने आपका करा था बेटेड या स्टॉक, गुड्स, बेसिकली गुड्स। गुड्स, गुड्स हमारे उन आइटम्स को बोलते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर एक्चुअल में हमारी डे टू डे ट्रेड का पार्ट हो। जैसे कि अगर मेरी मेडिकल शॉप है, तो मेडिकल शॉप के लिए हमारा जो मेडिसिन है वो गुड्स है। हमारा फर्नीचर शॉप है, तो हमारा जो फर्नीचर है वो गुड्स है। हमारा स्टेशनरी का शॉप है, तो जो बुक्स हैं, पेन्स हैं, वो हमारे लिए गुड्स है। मेरा मेरा अगर आपका उसका ग्रॉसरी का शॉप है, तो ग्रॉसरी आइटम्स मेरे लिए गुड्स हैं। जिस बंदे का जिस चीज़ का काम होता है, जो डे टू डे चीज़ में परचेज सेल कर रहा है, वो उसके लिए वो गुड्स होती है। गुड्स नाम का बिजनेस में कोई भी एक नाम नहीं होता, अकाउंट नहीं होता। ठीक है, गुड्स अकाउंट क्या होता है बेसिकली, अगर अभी देखो, अकाउंट्स हैज अ सब्जेक्ट एंड अकाउंट एज अ वर्ड, दो अलग अलग चीजें। ठीक है, अकाउंट एज अ सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो उसका पूरा नाम है अकाउंटेंसी। अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो अकाउंट का मतलब होता है कि लाइक क्रेडिटर, क्रेडिटर का टोटल खाता इज नोन एज अकाउंट, डेटर का टोटल खाता इज नोन एज अकाउंट, एक्सपेंस का टोटल खाता इज नोन एज अकाउंट। तो कोई भी एक आइटम की सारी ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट जो होता है, अकाउंट हम किसी भी एक स्पेसिफिक खाते को बोलते हैं। जैसे अगर हम बैंक में जाते हैं, तो हम बैंक में बोलते हैं जी बैंक में मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, दैट मीन्स कि नितिन के अकाउंट की समरी। ठीक है, हम जाते हैं, हम कहते हैं जी, हम एक दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं जी मेरे खाते के बारे में बता दो, मेरे अकाउंट के बारे में बता दो, दैट मीन्स कि मेरे पूरे उसमें खाते में, मेरे अकाउंट में कितने पैसे प्लस माइनस पड़े हुए हैं, आप उसके बारे में बता दो। तो अकाउंट किसी भी एक स्पेसिफिक आइटम की टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यूज को प्लस माइनस करके आपका अकाउंट बनता है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज का एक कंसोलिडेटेड अगर आप प्लस माइनस करके एक फाइनल वैल्यू ले लेते हो, जिसमें उसकी प्लस माइनस ऑफ लास्ट 1 ईयर, 2 मंथ्स, 1 वीक, जितने भी टाइम ड्यूरेशन का आप लेते हो, उसको हम एक अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो गुड्स जो होते हैं, गुड्स अपने आप में कोई अकाउंट नहीं है। गुड्स जो होते हैं उसको हम मल्टीपल नेम्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हम बिजनेस के अंदर देखें तो गुड्स एक ऐसा आइटम है जो कि आपका बिजनेस में सबसे ज्यादा यूज होता है। परचेज के टाइम पे भी गुड्स होता है, सेल्स के टाइम पे भी गुड्स होता है। दिन में 50 बार परचेज होती है, 50 बार आपकी सेल्स होती हैं। तो गुड्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज आइटम इन टू द बिजनेस। इस वजह से हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं। व्हेन वी परचेज द गुड,
इट इज नेम एज परचेज। बिजनेस में परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स को दिया जाता है। परचेज के अगर हम परचेज बोल रहे हैं दैट मीन्स गुड्स। अगर गुड्स के अलावा कुछ और परचेज होता है तो वो उसके स्पेसिफिक नाम, फर्नीचर परचेज फर्नीचर नाम से दिया जाता है, बेड परचेज बेड के नाम से दिया जाता है, पंखा परचेज पंखे के नाम से दिया जाता है, टीवी परचेज टीवी के नाम से दिया जाता है, गुड्स परचेज परचेज के नाम से दिए जाते हैं, गुड्स सेल सेल के नाम से दिए जाते हैं। ठीक है, गुड्स वेकेंट पड़े हुए हैं हमारे पास, वो स्टॉक के नाम से दिए जाते हैं। गुड्स हमने वापस भेज दिए, परचेज रिटर्न के नाम से दिए जाते हैं। गुड्स बेचे हुए हमारे पास वापस आ गए, सेल्स रिटर्न के नाम से। तो गुड्स जो हैं वो हमको अलग अलग 5 गुड्स के नाम हमारे बिजनेस में यूज होते हैं। तो वी कैन से दैट कि 1 2 3 4 5 5 अकाउंट्स हैं जिसमें हम गुड्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे गुड्स को खरीदे हुए की समरी इज नोन एज परचेज अकाउंट, बेचे हुए की समरी गुड्स को ओनली गुड्स इज नोन एज सेल्स अकाउंट, वेकेंट पड़े की समरी इज नोन एज स्टॉक अकाउंट, हमने जो परचेज को रिटर्न करा है उसकी सारी समरी परचेज रिटर्न अकाउंट, एंड हमारे पास जो वापस आया है उसकी सारी समरी सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट इज समरी ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज नोन एज अकाउंट। ऑलराइट, तो हमारे पास गुड्स नाम आ गया। गुड्स के बाद हमारे पास आता है एक वर्ड बेडेड, बैड डीबीटी डेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बीडी। ठीक है, बैड डेट का मतलब होता है जो ये डेटर हमने ऊपर पढ़ा था ना, जब डेटर से हमको पैसा नहीं मिल पाता और हम उसको लॉस में डाल देते हैं, लॉस व्हेन डेटर नॉट पेड। जब डेटर हमको पैसा नहीं पे करता है और हम उस पैसे को उठा के लॉस में डाल देते हैं इज नोन एज बैड डेट। तो लॉस भी बहुत सारे तरीके का हो सकता है, तो जो डेटर से नहीं मिलने वाला पैसा है उसको हम स्पेसिफिकली बैड डेट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट, गाइस इनमें से किसी को भी आपको डिटेल में पढ़ना हो तो हमारी बैक क्लासेस हैं उनमें से आप प्लीज जाके पढ़ लेना, अभी हम बहुत ब्रीफ समझा रहे हैं। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया। ठीक है, बैंकरप्ट, कि जब कोई बंदा पैसे देने की उसकी कोई हैसियत नहीं रहती या पैसे नहीं दे पाता तो उस पर्सन को हम बोल देते हैं इंसॉल्वेंट। बेसिकली जो इंसॉल्वेंट होगा वो पर्सन होगा और जो पैसे नहीं दे पाएगा वो पैसे हम बैड डेट में डालेंगे। तो इंसॉल्वेंट जो है वो पर्सन को बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म है, अकाउंट नहीं है। बैड डेट इज अ अकाउंट, बैड डेट को हम अकाउंट बोलेंगे जब पैसा रिकवर नहीं। तो बैड डेट पैसे के लिए बोला जाता है, इंसॉल्वेंट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म थी दैट इज योर one very important term, debit credit. Guys, what is debit and what is credit? What is debit and what is credit? और बाकी के लोग कौन कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन? प्लीज टेल मी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट कम्स इन? नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है। तो हु से यस, कोई तो बोल दो बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली चीज को डेबिट बोलते हैं। संगनी, हिमानी, यस, डेबिट आने वाली चीज को डेबिट बोलते हैं। सान्या, सांज्ञा, ठीक है, यस। और कोई, जो भी चीज हमारे पास आती है उसको हम डेबिट बोलते हैं। कोई और बच्चा भी मेरी बात से एग्री है?
ये सब जो नो बोल रहे हैं ना, ये सब बेवकूफ है, इनकी इनकी बात पे ध्यान मत देना आप लोग। ठीक है, कोई और बच्चा जो, गौरी यस, तनिष क्रेडिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट गोज आउट। नहीं तनिष, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये उल्टा होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, गोज आउट होता है, बट ये बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यस वाले बताओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कौन कौन यस वाला था? ओके, मैं एक पोल बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसमें यस नो करके बताना। हमारा पोल है कि आप लोग बोल रहे हो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये कौन कौन बोलता है कि यस, यस का मतलब ठीक है, कौन कौन बोलता है नो, और कौन कौन बोलता है कि नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कि, अभी रुको, पोल पोल बनाया है मैंने, ठीक है, ओके, अब ये पोल है, पोल में आपने यस का मतलब, यस का मतलब पोल में है कि यस आप मानते हो, नो का मतलब ऐसा नहीं होता, एंड नॉट एप्लीकेबल का मतलब होता है कि इसका कुछ और ही मतलब है जो हमने इसमें यस और नो में आएगा। तो आप पोल दे सकते हो। फाइन, आई वांट 18 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 18 के आंसर चाहिए। नहीं कमेंट्स पे नहीं, पोल पे, पोल पे बताना है, पोल पे आपको यस और नो के आंसर्स देना है, कमेंट पे नहीं। दो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नॉट एप्लीकेबल, दो बोल रहे हैं नो, 7 ने बोला यस, तो अभी भी हमारे पास आंसर आया बच्चों 11 स्टूडेंट्स है हमारे पास, 17-18। बाकी लोग, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो नॉट एप्लीकेबल मार दो। जिसको कुछ भी नहीं पता ना, वो नॉट एप्लीकेबल मार दो। जिसको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है, जो थोड़ा सा कहता है जी हमको तो पता है, हमको हमने पढ़ा हुआ है, वो यस और नो में बता दो। और जो जो इसमें आंसर नहीं देगा, इसका मतलब वो बच्चा सो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द, मेरे को लगता है 6 बच्चे जो है इसमें वो सो रहे हैं, सिर्फ क्लास ज्वाइन करिए और क्लास ज्वाइन करके चले गए। हाँ देखो, सिर्फ 12 बच्चों के रिस्पॉन्स आए हैं, तो दैट मीन्स बाकी बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, उन्होंने, जो बाकी बच्चे जो है वो क्लास सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अभी 7 बच्चों का रिस्पॉन्स आया है गाइस कि यस, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये सही सिचुएशन है, और 3 बच्चों ने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, ये गलत है, और 2 बच्चों ने बोला कि डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो पता ही नहीं, एनए का मतलब पता नहीं है। ठीक है, अब गाइस आई थिंक लास्ट क्लास में जब हमने ये पढ़ाया था तब बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, तब आई थिंक 12-13 बच्चे तो थे। उस दिन हमने बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन जो है, डेबिट का मतलब व्हाट कम्स इन, यही मतलब वो ना, तो डेबिट का मतलब व्हाट कम्स इन होता है। नो बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन आपका गलत है। यस, डेबिट व्हाट कम्स इन जो है वो आपका सही आंसर नहीं है, वो आपका गलत आंसर है। आपका सही आंसर, डेबिट एंड क्रेडिट आर जस्ट टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट, इसका मतलब लेफ्ट एंड राइट सिर्फ दो साइड्स होती हैं अकाउंट्स की। एग्जांपल, जैसे मैं अगर ये अकाउंट बनाता हूँ, एक अकाउंट बनता है टी शेप टाइप में, ठीक है, तो जो टी शेप होता है, जैसे ये टी शेप अकाउंट बना, तो इस टी शेप के अंदर इस साइड का नाम होता है डेबिट, इस साइड का नाम होता है क्रेडिट। जस्ट दो साइड्स हैं, इससे ज्यादा गाइस इसका कोई भी मतलब नहीं है। आप लोगों ने जिन्होंने यस बोला है वो प्लीज दोबारा से ध्यान रखो कि लाइफ में अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो डेबिट एंड क्रेडिट सिर्फ का उसका मतलब लेफ्ट एंड राइट है। क्लियर गाइस? डेबिट वोट कम्स इन सही है, बट सिर्फ कुछ अकाउंट्स के लिए। क्रेडिट वोट गोज आउट भी सही है, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स के लिए। बट अगर मैं सिर्फ आपसे डेबिट और क्रेडिट का मतलब पूछता हूं, तो इसका मतलब है डेबिट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट का मतलब राइट हैंड साइड, इससे ज्यादा गाइस कुछ भी नहीं मतलब। ठीक है, तो मेरे को प्लीज, मैं बहुत बार रिपीट करूंगा और आप बहुत बार गलती करोगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में डेबिट का मतलब वन साइड एंड क्रेडिट का मतलब अनदर साइड, लेफ्ट एंड राइट भी नहीं होगा,
सिर्फ वन साइड, क्योंकि ना देखो कई बार ऐसे भी बनता है, जैसे अभी तो मैंने साइमल्टेनियसली बनाया ना, ये ऐसे भी बन सकता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जस्ट टू साइड्स हो गई, एक साइड में हम डेबिट लिखेंगे, एक साइड में क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, सो हमने डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा। डेबिट एंड क्रेडिट के बाद में हमारा एक और कोई टर्म आया, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब कि जब किसी एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं और धीरे धीरे उसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू हम बुक्स में कम करते रहते हैं, तो इन दैट केस उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। कि हमने जिस टाइम खरीदा उस टाइम पे तो हमने एक साथ पेमेंट कर दी, जैसे गाड़ी है, मोबाइल फोन, उनकी हमने ना पेमेंट तो एक साथ कर दी, बट यूज तो वो 5 साल में हुआ, तो हर साल उसकी थोड़ी 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 वैल्यू हम बुक्स में खर्चे में दिखाते रहते हैं, उसको एक साथ खर्चा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि एक साथ खर्चा मानेंगे तो उसका एक साथ लॉस हो जाएगा, तो हम मानते हैं कि एक साथ खर्चा नहीं हुआ, थोड़ा 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 करके आपका हर साल खर्चा होता चला गया, ठीक है। ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने पढ़ी थी। हमने एक बहुत ही आपका बोरिंग सा टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ा था, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स, वो बहुत ही बोरिंग टॉपिक, ठीक है। आज जो है हम एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उससे चालू करते हैं। दैट इंटरेस्टिंग टॉपिक इज टाइप ऑफ अकाउंट्स। हमारे अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? हमने जो अभी 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। जो हम उसके अलावा भी दो टाइप के अकाउंट्स और होते हैं, वैसे तो अब बहुत सारे 5-7 टाइप के अकाउंट्स बन गए, बट जो मेजरली अकाउंट्स होते हैं वो इसके अलावा दो और टाइप के होते हैं, 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो पहला आपका होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड आपका होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, एंड लास्ट आपका होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वैसे तो अभी के लिए जो है आपके बहुत सारे लोग जो है खाली बैठे होते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स बनाते चले जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट आ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आ गया, पोर्टफोलियो अकाउंटिंग आ गया, तो आपके जो है 7-8 तरीके के इन्होंने अकाउंट्स बना दिए, ठीक है, बट सारे के सारे इन तीन में से ही निकल के आते हैं। तो आज जो थोड़ा सा हम ब्रीफ पढ़ते हैं कि इन तीन अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है। हमारे कोर्स में जो है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे कोर्स में, ठीक है। बाकी दो हमारे कोर्स में अभी के लिए नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई 12th के बाद पढ़ाई तो नहीं छोड़ रहा ना, आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह में भी पढ़ोगे ना। हाँ, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट पढ़ लेंगे, संगनी अभी तो हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, अभी हम धीरे धीरे करके कभी कोई टॉपिक पकड़ लेंगे, कभी कोई टॉपिक पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, आप चिंता मत करो। और दूसरा, अभी तो बुकिश लैंग्वेज हमने पढ़ना नहीं स्टार्ट करा, अभी तो हम कभी भी कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं, टाइप ऑफ के हमको बेसिक चीज समझ में आ जाए। बुकिश जब हम पढ़ेंगे तो हम लाइन वाइज सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे पढ़ते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हमारे कोर्स में है, जिसको में हमको पढ़ना है, जो बेसिकली हमारा इतने दिन से मैं आपको पका रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग, कि हमको आपके अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग के अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई भी मतलब नहीं है, बट रिकॉर्ड शुड बी वेरी क्लीन, ठीक है। रिकॉर्ड इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। इट कैन बी एक्सपैंडेबल, ठीक है। इट कैन बी रीडेबल, ठीक है। इट कैन बी आपका एक्सटेंडेड बोल दो, या इसको बोल दो कि यूनिवर्सल, कि आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस टाइप से आपको रिकॉर्ड करना है कि वो बहुत ही क्लीन हो, हर किसी को समझ में आ जाए, फ्यूचर में कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम ना रहे,
प्योरली रीडेबल हो कि हर बंदे को समझ में आए उसमें जो लिखा हुआ है, एंड एक यूनिवर्सल मतलब एक ऐसा मेथड अडॉप्टेड हो जो कि हर किसी को समझ में आ सके। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी ही कोई लैंग्वेज डेवलप कर, ठीक है। तो इसलिए हमको रिकॉर्डिंग को पढ़ने में 2 3 4 साल लग जाते हैं। एक और हमारा एस्पेक्ट है जो ग्रेजुएशन में आएगा और ग्रेजुएशन में ही खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर किसी को इसमें स्पेशलाइजेशन करनी है तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हैं, ठीक है। इसका मेन मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमारा एक बहुत पुराना जो है अकाउंट्स का एक ब्रांच है, ठीक है। वो ब्रांच बोल सकते हैं। Tanish, cost accounting is concerned with determining cost of the product, operations, activities, etc. It deals with recording of the cost. Yes, I know आपके पास बुक्स हैं, आप बुक्स में से पढ़ सकते हो, उसमें लिख सकते हो, बट बहुत बेसिक चीज़ों का मतलब कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग का हिंदी में मतलब क्या है, मेरे को हिंदी में बताओ। देखो बुकिश लैंग्वेज तो बुक सबके पास है, ठीक है। तो इन दैट केस बुकिश लैंग्वेज में तो हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है। बहुत सिंपल लैंग्वेज, ऐसे ऐसे मानो कि जैसे कि मैं एक बिल्कुल ही अनपढ़ बंदा हूँ, अब उस बंदे को आपको समझाना है तो उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताओ। पैसा रिकॉर्ड करना, खर्चा रिकॉर्ड करना, टोटल कॉस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ गुड्स, ये सारे काम तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग से ब्रांच में बनाई। रिकॉर्डिंग ऑफ गुड्स भी हम कर रहे हैं, खर्चा भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, पैसा रिकॉर्ड कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो आप लोगों ने लिखे हैं सारे काम हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कर रहे हैं। कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत कॉस्ट पर यूनिट, ओके। कोई और? कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस, सिद्धार्थ, नो नो सेलिंग प्राइस नहीं। कंट्रोलिंग कॉस्ट, कुछ और इजी लैंग्वेज। कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया, थोड़ा और इजी लैंग्वेज। गुड्स के ब्रीफ स्टडीज के लिए इंडिविजुअल गुड्स का कॉस्ट, हाँ ये थोड़ा सा स्मृति, थोड़ा सा मेरे को वैलिड लगा। इंडिविजुअल गुड्स का कॉस्ट, ओके। गुड्स कॉस्ट टू इम्प्रूव मैनेजमेंट, नहीं नहीं सॉरी नहीं, कॉस्ट टू इम्प्रूव मैनेजमेंट हम नहीं बोल सकते इसको, ओके। चलो ठीक है गाइस, मैंने आपका थोड़ा सा वो ले लिया, रिव्यू ले लिया। अब हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे, ठीक है। तो हम एक अलग पेज ले लेते हैं, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ना एक्चुअली हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, ये कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ना हमको थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत बहुत ही आपका मैकेनिकल है कि इसमें प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है तो माइनस, इसमें ना कुछ भी आपके खुद खुद बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आपको मॉडिफिकेशंस करने का, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट के बनने के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर, को प्रोडक्ट बनने के अंदर फ्यूचर में अगर बनेगा, फ्यूचर में अगर बनेगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, अगर ऑलरेडी बन रहा है तो कितनी कॉस्ट आ रही है, जिसमें से कहां कहां से कॉस्ट आ रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको टोटल एक्सपेंसेस बताता है, इंडिविजुअल एक एक आइटम या एक यूनिट या एक स्टेट के बेसिस पे हमको कॉस्टिंग नहीं निकालता। फ्यूचर में अगर एक प्रोडक्ट बनना है तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, हम ये वाले एनालाइज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें एक्चुअल में खर्चा हुआ है नहीं हुआ डजेंट मैटर। हमको जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं, मैंने एक छोले भटूरे की रेडी लगाई, ठीक है। मैंने कोई बिजनेस चालू करना है छोले भटूरे की रेडी, तो अ, छोले भटूरे की एक मैंने कार्ट लगा ली, रेडी लगा ली, ठीक है। मुझे इसका बिजनेस चालू करना है। अब लेट्स सी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, ठीक है। अभी मैं बैठा हूं, मैं कहता हूं जी यार पहले पहले बिजनेस चालू करूं और उसके बाद फिर देखूं कि प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा।
तो मेरा बहुत पैसा लग जाएगा, क्योंकि छोले भटूरे की रेडी में तो पैसा नहीं लगेगा, बट अगर सोचो इसी की जगह मुझे कोई बहुत बड़ा बिजनेस एक स्टोर खोलना है तो बहुत पैसा लग जाएगा। तो हम पहले एनालाइज करते हैं कि हम अगर एक बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट निकल भी पाएगी या नहीं निकल पाएगी। तो हम उसी के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं, या जो हम एक ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक क्या कॉस्ट है जिस कॉस्ट से नीचे मैं नहीं बेच सकता, दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं छोले भटूरे की रेडी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम छोले भटूरे की रेडी जब चालू करते हैं ना, तो इसके लिए हम खर्चे बताते हैं कि हमारे खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं। तो कई आप भी बताते रहो कि कौन कौन से खर्चे हमारे हो सकते हैं छोले भटूरे की रेडी लगाने में। पहला हमारा खर्चा हो सकता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, ठीक है। अरे ऐसे मैदा और वो नहीं, टोटल रॉ मटेरियल ले लिया हमने, ऐसे तो नमक नींबू और सब चीजें आप बताते रहोगे, ठीक है। तो एक प्लेट में जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल एक प्लेट में लगाने का हमारे पास बना, मान लो 12 रुपए का, ठीक है। कि एक प्लेट में जो वो बनेंगे छोले भटूरे बनेंगे, उसमें आपका 12 रुपए हुआ। ओके। सर्विंग प्लेट्स, यस। तो सर्विंग प्लेट्स अगर हम लेते हैं डिस्पोजेबल में, तो अगर हम सर्विंग प्लेट्स डिस्पोजेबल में लेते हैं तो 2 रुपए की सर्विंग प्लेट लगी, ठीक है। या तो हम यूटेंसिल्स यूज कर लें, अगर हम नॉर्मल यूटेंसिल्स यूज करेंगे तो उसके धोने की कॉस्ट लगेगी, ठीक है। कुकिंग गैस हमने रॉ मटेरियल में ले लिया, गैस हमारा रॉ मटेरियल में आ गया, आपका आपका छोले हो गए, भटूरे हो गए, मैदा हो गया, नमक हो गया, गैस हो गई, ये सब रॉ मटेरियल में आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद हमने सर्विंग प्लेट्स भी डिस्पोजेबल ले ली, वो भी हमारी 2 रुपए की आ गई। और इसके बाद हमारा खर्चा आता है आपका सेकेंडरी कार्ट का। कार्ट का जो खर्चा आएगा वो पर प्लेट तो डिवाइड नहीं हो पाएगा ना, वो तो एक बार कार्ट खरीद ली। तो मैंने मान लिया जी एक बार 20,000 रुपए की कार्ट हमने खरीदी, ठीक है। तो 20,000 रुपीज की हमने कार्ट खरीदी। और क्या हो सकता है खर्चा, अब सोचो। और आप छोले भटूरे की रेडी खोलते हो तो और क्या खर्चा हो सकता है, टैक्स, यस। छोले भटूरे वाला भी टैक्स देता है, ठीक है। दे ना दे बट लॉजिकली तो हम देखें तो टैक्स देना ही पड़ेगा ना। तो 12 रुपए के ऊपर गवर्नमेंट ने बोल रखा है जी 12% टैक्स देना है। तो अगर वो छोले भटूरे वाला जो है वो आपकी एक प्लेट छोले भटूरे की 60 रुपए की भी बेचता है, तो 60 रुपए के ऊपर 12% बनता है 8 रुपए, तो 8 रुपए तो उस पर टैक्स ही चलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। टेबल्स, ठीक है। टेबल्स और जो फर्नीचर लगा लेते हैं इसको, ठीक है। फर्नीचर की कॉस्ट जो है पर प्लेट तो नहीं आती, तो फर्नीचर की भी हम लमसम कॉस्ट लगाते हैं। फर्नीचर आपका 10,000 लमसम कॉस्ट, इसमें टेबल आ गया, चेयर्स आ गया, सब कुछ आ गया। एम्प्लॉयज अंडर हिम, यस। तो एम्प्लॉयज की भी पर वैल्यू नहीं होती, तो एम्प्लॉयज भी जो होते हैं, हम एम्प्लॉयज भी जो है, हर्ष, टैक्स ना छोटे और बड़े बिजनेस में नहीं लगता, टैक्स प्रॉफिट पे लगता है। बड़ा बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहा हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता, छोटा बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रहा हो तो उस पर टैक्स लगता है। एवरी बिजनेस हैज टू पे टैक्स, चाहे वो एक मोची की छोटी सी दुकान हो, उसको भी टैक्स देना कंपलसरी है अगर वो एक लिमिट से ज्यादा की इनकम कर रहा है तो। ओके। तो जो एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉयज भी हमने कहा जी आपके एक फिक्स टाइप का खर्चा है, तो हमने बोल दिया जी आप तो 15,000 रुपये एम्प्लॉयज को खर्चा देते हो, ठीक है। ये हमने डाल दिया। और बताओ, कैश काउंटर तो एम्प्लॉयज में चला गया ना, वो कैश काउंटर फर्नीचर में आ गया। और कोई खर्चा होगा छोटे भटूरे वाले की दुकान का, या बस गाइस, और कोई खर्चा, या बस हो गया छोला भटूरा खत्म। बाकी उसका प्रॉफिट हो गया बचा हुआ। तो आपने बोला जी वो तो 20, वो 10, 20, 22, 60 रुपए में से 22 रुपए खर्च हुए उसके, तो आपके हिसाब से तो वो तो 38 रुपीज कमाता है पर प्लेट, वो तो करोड़पति बन जाएगा ऐसे तो। छोटे मोटे ये खर्चे और हो गए, चलो इनको भी माइनस करते हैं।
कार्ड तो जिंदगी भर का एक बार खर्चा होगा, फर्नीचर भी जिंदगी भर का एक बार खर्चा होगा। एम्प्लॉय का ही तो हर महीने का खर्चा होगा, कार्ड और फर्नीचर का तो हर महीने का होगा नहीं, एम्प्लॉय का ही हर महीने का होगा। एडवर्टीजमेंट, यस, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, बिकॉज एडवर्टीजमेंट के बिना उसकी दुकान पता कैसे चलेगा कि किसको कहाँ पे है। तो एडवर्टीजमेंट के भी उसने 10,000 रुपये खर्च कर दिए, ये भी हर महीने होगा। ठीक है, तो जैसे एम्प्लॉयज का हर महीने है, ऐसे एडवर्टीजमेंट का हर महीने है। और किसी का और कुछ दिमाग चल रहा है? डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट क्या होता है? छोटे मोटे वाला रिसर्च पे थोड़ी पैसे खर्च करेगा कि भाई कैसे छोले बनने चाहिए, तो चलो एक दो बंदे बिठाता हूँ वो साइंटिस्ट उसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट करेंगे, नहीं। छोटे मोटे की दुकान में डेवलपमेंट और रिसर्च का कोई खर्चा नहीं होगा। कोई और खर्चा गाइस? छोटा मोटा फाइट कंपटीशन बाय, तो कंपटीशन बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी में कुछ वो थोड़ी होता है, कुछ पैसा नहीं लगते हमारे। जो इम्प्रूविंग द क्वालिटी होती है उसमें सैनिटेशन आ जाता है, सैनिटेशन में तो आपके पास साफ सफाई रखनी है मेरे को, कोई पैसा नहीं लगेगा। टेस्ट अच्छा करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा मेरा उसमें। क्वालिटी एक्चुअली इंप्रूव करने के लिए एक सैनिटेशन होता है, एक आपका जो होता है, एक आपका जो होता है टेस्ट होता है। तो इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, तो बेसिकली वो आपके अकाउंट्स में नहीं रिफ्लेक्ट हो सकता कहीं पे भी। ठीक है, ओके गाइस, कुछ और? आप लोगों के हिसाब से तो वो खत्म। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं बताना आपको, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं खर्च करेगा। इतनी सारी बना रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो खर्च होगी। एसी चल रखा होगा, उसके बाद फैन चल रखा होगा, लाइट जल रखी होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का 2 रुपये पर प्लेट तो इलेक्ट्रिसिटी की आ गया उसका। ठीक है, गैस एंड वाटर बिल वो हमने रॉ मटेरियल में ले लिया, गैस वाटर में आ गया। रेंट, यस, परफेक्ट। रेंट जो आपका होगा, रेंट का उसका खर्चा हो गया, ये भी हर मंथ होगा। जैसे एडवर्टीजमेंट हर मंथ था ना, रेंट भी उसका हर महीने का 10,000 हो गया। ठीक है, देखो कितने बड़े बड़े खर्चे थे, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का 20-20 30-30 हज़ार रुपये महीने का रेंट आता है, तो वो आता है, बिल आता है। रेंट 10,000, और सोचो और कोई ऐसा खर्चा जो उसका रह गया हो आपका, छोटा मोटा कुछ। हैंड वॉश नहीं, ये तो बहुत छोटे वाले खर्चे हैं, इसको मिसलेनियस में डाल देते हैं, चलो मिसलेनियस खर्चों में डाल देते हैं। मिसलेनियस कि उसके 4 रुपए के पर प्लेट मिसलेनियस खर्चे होते हैं। ठीक है, और कोई खर्चा ऐसा रह गया हो जो मेजर खर्चा हो, जो आप लोगों के दिमाग से निकल गया हो? नहीं गाइस, अगर नहीं रहा तो नो बोल दो ना, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा तो। हाँ, ठीक है, तो मोस्टली आपने बता दिया जी, ये वाले खर्चे आपके होंगे। ठीक है, ओके। अब उसको साल में अकाउंट्स बनवाने पड़ेंगे, अकाउंट्स वाले को फीस देगा, वो खर्चा हुआ। ठीक है, उसके बाद में आपके अकाउंट्स वालों के फीस के बाद में पुलिस वाले उसको तंग करेंगे, उसको फीस देनी पड़ेगी। उसको अपनी दुकान का अगर नाम का पेटेंट राइट लेना है, उसके लिए फीस देनी पड़ेगी। अगर उसको फूड कॉरपोरेशन से, FCCI जिसको हम बोलते हैं, उससे अपना वो लेना है, क्या कहते हैं, क्लियरेंस लेनी है, उनको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, इन केस अगर कोई छोटे मोटे टूट फूट हो जाती है, तो टूट फूट की उसको जो है वो देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो स्विगी जैसी कंपनी से भेज रहा है, उसको उनका कमीशन देना पड़ेगा, स्विगी जैसी कंपनियों को। गॉट इट? तो इस तरीके के खर्चे होते हैं। अब अगर मैं बिना सोचे ये काम कर देता तो मेरे को लगता कि मैं बहुत प्रॉफिट में हूँ। अब देखते हैं कि ये बंदा कितने प्रॉफिट में। ये बंदा मानते हैं जी, ये महीने की आपकी 1,000 प्लेट्स बेच देता है। ठीक है, तो ये महीने की कितनी प्लेट्स बेच देता है? 1,000 प्लेट्स बेच देता है। तो हम देखते हैं कि अगर ये बंदा 1,000 प्लेट्स बेचता है, तो ये बंदा प्रॉफिट में होगा या नहीं होगा। ये काम है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि
अगर आप 1000 प्लेट बेचोगे तो आप प्रॉफिट में हो या नहीं। तो हम देखते हैं। हमने कहा जी आप अगर 1000 प्लेट बेचते हो तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 60, आपने रेवेन्यू कितना अर्न करा? आपने रेवेन्यू अर्न करा जी 60,000 महीने में। ठीक है। खर्चा कितना था? 12, 13, 14, 14 और 8 22, 23, 24, 28। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 1000, आपका ये वाला खर्चा कितना हुआ? 28,000। ठीक है। अभी कार्ड वाला पैसा तो वन टाइम है, इसको हटा दो। फर्नीचर वाला पैसा भी वन टाइम है, इसको हटा दो। ठीक है। आपका खर्चा कितना हो रहा है? 28,000। 28 प्लस 10 38, प्लस 10 48, प्लस 10 58, 58 और 5 63,000। ऑल दो उसको तो ये लग रहा था कि भाई मैं तो 1000 प्लेट बेच के उसको, क्योंकि उसके दिमाग में खर्चा था सिर्फ 28,000। जो नीचे वाले खर्चे हैं उनको हम कैलकुलेट ही नहीं करते। और ये तो सोचो, ये तो अभी बहुत छोटा सा बिजनेस मैंने लिया है। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा, इसमें मैंने ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिया, इसमें मैंने वेस्टेज, इसमें मैंने बेडेड नहीं लिया, उधार पे सामान देते हैं तो बेडेड हो सकता है। इसमें मैंने बैंक का इंटरेस्ट नहीं लिया, बैंक के चार्जेस नहीं लिए। तो ये भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, इस तरीके के हजारों खर्चे होते हैं ना जो हमको ध्यान में ही नहीं रहते। तो वो हजारों खर्चों के बाद में हमारे प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। सो दैट्स वाई जो आपके ये बिजनेस था, जो अभी हमने छोटा सा बिजनेस पढ़ा, इसके अंदर आपके छोटे से बिजनेस के अंदर 1000 प्लेट बेच के ये जो बंदा है, ये बंदा आपका 3000 के लॉस पे है। तो अगर ये बंदा, ये जो पर्सन है छोले भटूरे वाला, ये 1000 प्लेट बेचता है, तो क्या इसको छोले भटूरे की बिजनेस रिकमेंड करा जाएगा? नो। बट अगर यही पर्सन कहता है जी मैं तो ये 1000 की जगह, नहीं, प्राइस वही रखेगा। देखो अब यही चीज है, प्राइस वही रखा हमने, अब वही प्राइस रखा, बट अब मैंने 1000 की जगह 2000 प्लेट्स बेच दी, प्राइस नहीं इंक्रीज करा। प्राइस इंक्रीज करूंगा तो मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरे को सस्टेन नहीं करने देंगे। मैंने 2000 प्लेट्स बेची, तो मेरे को यहाँ पे टोटल पैसा कितना मिला? 2000 मल्टीप्लाई बाय 60, 1,20,000। मेरा ये खर्चा कितना हुआ? 28 मल्टीप्लाई बाय 2000, दैट इज 56,000। ठीक है। अब मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ? 56, 66, 76, 86 एंड 91,000। मेरे पास रेवेन्यू कितना था? 1,20,000 और मेरे खर्चे कितने थे? 91,000। मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? 29,000। विदाउट इंक्रीजिंग, मैंने कोई भी आपका प्राइस नहीं इंक्रीज करा, ना मैंने एक्सपेंस को डिक्रीज करा। सिर्फ मैंने ये देखा जी मेरे को अगर 2000 प्लेट तक बेच देता हूं महीने में तो मुझे कुछ प्रॉफिट बच रहा है। बट अगर मैं 1000-1100 प्लेट ही बेच पाता हूं तो दैट इज प्रॉफिट नहीं बच रहा। इसमें हम बहुत सारे मॉडिफिकेशंस लगा सकते हैं, हम इसमें कॉस्ट रिडक्शन की पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, हम इसमें प्राइस इंक्रीजिंग की पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, हम इसमें क्वांटिटी इंक्रीजिंग की पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। तो ये पूरी स्टडी करके हम, जो ओनर है, जो बिजनेस चालू करने वाला है, हम उसको जाते हैं और उसको जाके बताते हैं कि सर अगर आप इससे कम बेचने का सोच रहे हो तो प्रॉफिट नहीं होगा, अगर आप इस कॉस्ट से कम बेचोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। तो इन दैट केस आपका आपका जो भी आपका आप सोच रहे हो, आपने जो स्टडी करा है,
इफ यू बाय मटेरियल्स इन बल्क ही विल गेट डिस्काउंट। सिद्धार्थ वो बल्क में तो तब परचेज करेगा ना जब जब इन दैट केस उसकी सेल होगी। मैं बल्क में परचेज कर लूँ और वो रॉ मटेरियल पड़ा पड़ा खराब हो जाए तो उसका यूज नहीं ना। जब मुझे पता है कि भाई मेरे को महीने में 500 700 थोड़ी सी प्लेट्स की सेल है तो मैं बल्क में नहीं करूंगा। हाँ, जब मेरी 5000 10,000 प्लेट्स की सेल हो जाएगी तो मैं बल्क में करूंगा। तो दैट केस वो तो जितना ज्यादा बल्क में आप लेना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स कितनी है। अगर मेरा सेल इतना है कि मैं छोटी सी मार्केट से जाके नॉर्मल सामान ले आऊँ तो दैट केस मैं उसके लिए होलसेल और बिल्कुल फैक्ट्री लेवल पे नहीं जाऊंगा ना। बट हाँ, अगर अगर अमेजोन बोलती है कि मेरी सेल तो बहुत तगड़ी है और मैं तो फैक्ट्री लेवल पे जाके भी खरीद लूंगी तो वो जा सकती है। एक छोटा सा शॉपकीपर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हमारा मेन पर्पस है कि एक जो बिजनेस चालू होने वाला है या जो बिजनेस रनिंग है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालना। ये देखना कि क्या ये बिजनेस जो है सस्टेनेबल है या नहीं है। क्या ये बिजनेस जो है वो चल सकता है या नहीं चल सकता। इस बिजनेस में जो कॉस्ट है वो कितनी कॉस्ट आ रही है। क्या ये बिजनेस जो है वो हम जो हमको रनिंग बिजनेस है या नहीं। ठीक है। ये सारी स्टडी करके जो बिजनेस चालू करने वाला है उसको डिटेल देना, उसको बताना इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। तो इन दैट केस कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर एक लैक्मे की बात करते हैं। लैक्मे एक ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है, ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है और वो अपना एक नया प्रोडक्ट निकालता है। जब वो एक नया प्रोडक्ट निकालता है तो क्या उसको कोई रेंट लगेगा जगह का। लैक्मे एक स्टैब्लिश ब्रांड है, वो अपनी एक लिपस्टिक का नया शेड निकालता है या एक नए टाइप का आईलाइनर निकालता है तो क्या उसको उसी फैक्ट्री में हो जाएगा या नई जगह का रेंट लगेगा। वही शोरूम्स और वही फैक्ट्री उसको काम दे देंगी या नई जगह का रेंट लगेगा। नो रेंट की कॉस्ट, तो कोई रेंट की कॉस्ट नहीं आएगी, सेम फैक्ट्री में काम बन जाएगा। क्या उसको अलग से एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा या जो उसके एग्जिस्टिंग एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं उसी में ही बस एक एक एक्स्ट्रा आइटम बना देगा और काम चल जाएगा। न्यू ऐड सिर्फ उस प्रोडक्ट के लिए जो है वो कर सकता है बट एग्जिस्टिंग एडवर्टीजमेंट में मॉडिफिकेशन करके भी वो उस चीज को दिखा सकता है। लाइक आपने हीरो होंडा देखा, वो पहले आपको 5 मोटरसाइकिल दिखाता था, फिर 6 दिखाने लगा, फिर 7 दिखाने लगा, उसी एडवर्टीजमेंट में उसने जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा, कॉस्ट उतनी ही जा रही है तो उसको एडवर्टीजमेंट पे भी जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जो अलग से भी कर सकते हैं बट इन दैट केस हम उसी एडवर्टीजमेंट को मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो फ्लिपकार्ट, अब फ्लिपकार्ट पे कितना भी सामान आ जाए वो आपका एक पेज का एडवर्टीजमेंट देता है। उसमें वो 10 आइटम भी दिखा देता है, फिर 15 दिखा देता है, फिर 20 दिखा देता है, तो वो एडवर्टीजमेंट उतना ही बड़ा रहता है। ठीक है। एम्प्लॉयज भी कोई नए नहीं चाहिए, सेम एम्प्लॉयज जो पहले सेल कर रहे थे वही अभी सेल कर रहे हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ जो ये ऊपर वाले खर्चे हैं ना, ये वाले खर्चे लगे। टैक्स का खर्चा लगा, सर्विंग प्लेट्स का लगा, या जो नया रॉ मटेरियल लगा उसका लगा। तो इस तरीके से अगर कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग अलग तरीके से निकलती है। अगर एक एग्जिस्टिंग नई न्यू फॉर्म लॉन्च कर रही है एक प्रोडक्ट तो उसके खर्चे बहुत डिफरेंट तरीके से निकलते हैं। अगर यही छोले भटूरे वाला लस्सी भी चालू करता है तो लस्सी भी चालू करता है तो उसके लिए उसको एम्प्लॉय नहीं लाने पड़ेंगे, उसको एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा। उसको सिर्फ जो ये ऊपर वाले खर्चे हैं, टैक्स एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी भी एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ेगी, माइट भी थोड़ी बहुत जो मशीन में लगे वो लगे। ठीक है। उसको मिसलिनियस खर्चे जो होंगे वो भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है। सर्विंग प्लेट या उसके लिए अलग से ग्लास आएगा वो लगेगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगेगी। तो अगर यही बंदा एक नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रहा है तो उसकी कॉस्टिंग अलग तरीके से कैलकुलेट होगी। अगर जो एक न्यू बिजनेस सेट हो रहा है उसकी अलग तरीके से कैलकुलेट होगी। एक बहुत ही आपका लग्जूरियस आइटम है उसकी अलग तरीके से कैलकुलेट होगी। अगर एक बहुत नॉर्मल टाइप आइटम है उसकी अलग तरीके से कैलकुलेट होगी। इसमें तो अभी मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, डेप्रिसिएशन भी लगेगा आपका। सो दैट्स वाई बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके आइटम्स होते हैं जो इसमें आएंगे। बट मेन थिंग इज कि हमारे एक प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट या न्यू कंपनी किस मॉडल पे किस वैल्यूज पे सस्टेन कर सकती है, उन मॉडल्स और उन वैल्यूज को पढ़ना इज आवर कॉस्ट अकाउंटिंग।
गाइस क्लियर सबको कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम? किसी को डाउट किसी में छोटे बहुत चीज में भी? बुक में हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, ये सिर्फ समझने के लिए। अभी एक महीना हम सिर्फ समझेंगे। एक महीने तक हम बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में नहीं जा रहे। एक महीने तक हमको सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी टर्म्स का मतलब क्लियर आउट होना चाहिए, जिससे कि जब हम बुक्स में पढ़ें तो हमको सिर्फ लाइन पढ़ना है और सिर्फ उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रटना है। ठीक है, मतलब के लिए नहीं उसको रटना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सिर्फ कि भाई एग्जाम में डेफिनेशन लिख के आनी है, मतलब तो मुझे इसका क्लियर है। ठीक है guys? तो आज जो है आज हम यहाँ तक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो होगा हम इसके बारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, एंड देन लिमिटेशंस वगैरह के हमारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर आउट करते हैं। आज के लिए इतना। ठीक है, सो आज के लिए क्लास यहीं खत्म करते हैं। मीट यू ऑन वेडनेसडे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।